ओके। मेरा जो छठा आर्गुमेंट है वो है भाई, रोल ऑफ सोफी। सोफीज सोफीज का क्या किरदार रहा है? भाई जो सोफीज थे ना, दे प्लेड अ वाइटल रोल in spreading Islam in the subcontinent. Notable role. They played a notable role in spreading Islam. अच्छा, जो लोग पूछ रहे हैं ना कि सर हम कंटेंट किधर से ले, उनको ये बता दूं, ये आपके काफ़ी है। और मैं बहुत जल्द जो है ना किताब लिखने वाला हूँ प्री पार्टीशन के ऊपर। मैं सर से बात करूंगा, सर आतिफ से। और वो किताब जो है ना वो फिर आपको नोवा से अवेलेबल होगा, वो आप परचेस कर सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स मैंने लिखे होंगे डिटेल से। ठीक है। एक ही आपके एक किताब में लिख रहा हूँ, जो फिर वहीं से मिलेगा, तो वहीं से आप फिर उठा लेना है आप लोगों ने। ठीक है। क्या याद रखोगे कि हमें ये मलंग आजिज टीचर मिला था? प्री पार्टीशन के ऊपर ही होगा। ठीक है। नाम मैं इसके लिए अब डिसाइड कर लूंगा। पाकिस्तान ऑफिस के प्री पार्टीशन पे होगा। अच्छा, तो कौन कौन से सूफीज थे जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया? चार बड़े प्रोमिनेंट सिलसिला रहा है। सबसे पहले नक्शबंदी। नक्शबंदी। दूसरा सहरवर्दी। तीसरा कादरिया। और चौथा चिश्तिया। ये बड़े सिलसिले रहे हैं। और फिर इनमें जो बड़े नोटेबल या जो नाम है, उस उन नामों को जरा नोट करें। शाह वलीउल्लाह ने बड़ा किरदार अदा किया। शेख अहमद सरहिंदी ने बड़ा किरदार अदा किया। बस ये दो काफी है। एक पैराग्राफ में आपको एक एग्जाम्पल आना चाहिए। मैंने आपको काफी सारे लिख लिए। ठीक है। अच्छा, तो ये उन्होंने, और शाह वलीउल्लाह ने क्या किया, शेख अहमद सरहिंदी ने क्या किया, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये था आपका राइज ऑफ मुस्लिम रोल इन द सब कॉन्टिनेंट। अब जरा हम इसके इम्पैक्ट्स पढ़ते हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे भाई कि डाउनफॉल कैसे हुआ और क्यों। ठीक है। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया सबको? सर डायनेस्टीज इन सब कॉन्टिनेंट के लिए कोई बहुत अच्छी बुक रिकमेंड कर दे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। मैडम, आप क्यों पढ़ना चाहती है डायनेस्टीज को? मतलब जरूरत क्या है आपको? आपकी इंडो पाक हिस्ट्री आपने रखी है? आपको किसने बोला कि इंडो पाक हिस्ट्री रखो? किसने बोला आप लोगों को इंडो पाक हिस्ट्री?
आपको फैसिनेट किया? माशाल्लाह। मैडम, मुझे फैसिनेट करता है कि मैं हवा में उड़ जाऊं, तो क्या मैं छलांग लगाऊंगा ऊपर अपने उससे अपने घर के ऊपर टेरेस से? हम्म। मुझे बड़ा फैसिनेट करता है कि मैं हवा में उड़ूं। कसम से। ऐसा फैसिनेट करता है, बस क्या बोलूं मैं। कोई बंदा जो क्लास में है, जो अफशान को सूफी समझा सके, शाबाश। एनीबडी इन द क्लास? आप लड़की है? ओ माय गॉड। अच्छा, तैयब आप समझा दे। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरे बच्चे हो सारे। लड़के और लड़कियों, मुझे क्या। तैयबा समझा दो, माइक ऑन करके समझा दो। सर एम आई ऑडिबल? हाँ, थोड़ा सा स्लो बोले मैडम, कान पाड़ दिया आपने। हाँ। ओके सर। सर इसमें आपने बताया कि सूफीज ने वाइटल रोल प्ले किया था इस्लाम को स्प्रेड करने में सब कॉन्टिनेंट में। और इसमें आपने चार नाम लिखवाए थे: नक्शबंदी, सहरवर्दी, कादरिया एंड चिश्तिया। और आगे आपने नाम लिखवाए थे शाह वलीउल्लाह और शेख अहमद सर हिंदी। इनके बारे में आपने कहा था कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतनी सी बात है। जी सर, इतना सही पढ़ा है। हाँ, तो इतनी सी बात है, क्या नाम है, अफशान। ठीक है। अब जरा इम्पैक्ट्स पढ़ते हैं हम। ठीक है। Impacts of Muslim role in the subcontinent. Impacts of Muslim role, yeah, impacts of Muslim civilization in the subcontinent. ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला मेरा इसमें आर्गुमेंट होगा, वो होगा भाई कि डी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है? जब सेंटर अपने पावर उठाकर प्रोविंसेस को देती, या लोकल बॉडीज को देते, लोकल गवर्नमेंट के देते। ठीक है। मसलन मुगल एम्पायर में, भाई आपके जो अकबर थे ना, अकबर, द ग्रेट अकबर, ही वॉज एम्पियर, मुगल एम्पियर, द ग्रेट अकबर। उसने क्या किया था? उन्होंने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया था। मसलन कैसे?
ये थी दिल्ली, जिसमें बादशाह बैठता है, ठीक है, अकबर बैठता है। अकबर ने क्या किया, सूबे बनाए, प्रोविंसेस बनाए, और फिर इन प्रोविंसेस के बाद डिस्ट्रिक्ट्स बनाए। इन प्रोविंसेस को उन्होंने एम्पावर किया कि जो भी मसले होंगे प्रोविंसेस के लेवल पर आपने इधर ही हल करने हैं, ऊपर नहीं लेकर आने, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। और इसी तरह प्रोविंसेस ने डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर किया कि एक तहसील में या एक जिले में कोई मसला है तो इस जिले में ही सॉल्व करे, आप ऊपर ना लेकर आए, प्रोविंसेस में ना लेकर आए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, ताकि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में आसानी हो, मसला ना। तो ये पहले सब कॉन्टिनेंट में नहीं था। जब इस्लामिक रोल आया तो सब कॉन्टिनेंट में ये बातें शुरू हो गई, क्योंकि इस्लाम ने, इस्लामिक सिविलाइजेशन ने इस चीज को इंश्योर किया। दूसरी बात, लैंड रूट्स बनाना शुरू हो गए। मतलब ये है कि रोड्स का बनना शुरू हो गए, रोड्स प्रॉपर या लेंथी रोड्स का कॉन्सेप्ट नहीं था सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने उनको कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक आइडिया दिया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। क्या बनाया जाए? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। मसलन कैसे? शेर शाह सूरी साहब ने भाई जीटी रोड बनाया है। और जीटी रोड जो था, ये आप गूगल कर ले, आपको पता चलेगा कि कितना लंबा रोड है, ठीक है। तीसरा इंपैक्ट क्या पड़ा, कि डेवलप्ड न्यू लैंग्वेज। सब कॉन्टिनेंट में एक न्यू लैंग्वेज बनना शुरू हुआ, जिसका नाम था उर्दू। क्यों? क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मैंने बताया कि जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो किधर से आए थे? वो अरब से आए थे। जो गजनवी थे वो पर्शिया से आए थे। जो गोरी थे वो अफगानिस्तान से आए थे। और जो जहीरुद्दीन बाबर थे, जो मुगल एम्पायर का वो रखा, भाई वो बंदा आया था खुरासान से। तो ये अपना लैंग्वेज लेकर आया, ये अपना लैंग्वेज लेकर आया, ये अपना लैंग्वेज लेकर आया, ये अपना। तो उर्दू जो था इन सब लैंग्वेजेस का मिक्सचर बना, और एक नया जो है ना, हमें एक नया लैंग्वेज दिया जो अरेबिक स्क्रिप्ट पे लिखा जाता है। क्योंकि अरेबिक स्क्रिप्ट पे, क्योंकि जिस तरह के अरब के अल्फाबेट्स है, इस तरह उर्दू के अल्फाबेट्स है। पर्शियन क्या होता है? पर्शियन, खुरासान, खुरासान, खुरासान से आए थे, ठीक है। पर्शियन कम खुरासान, दोनों पर्शियन खुरासान का ब्रीड था ये, ठीक है। मेरा जो चौथा आर्गुमेंट है वो है भाई कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री।
जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, तारीख, सब कॉन्टिनेंट में तारीख के लिखने का रिवाज नहीं था, रिचुअल नहीं था, रिवाज नहीं था। लेकिन जैसे ही इस्लाम आया तो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट वालों को सिखाया कि भाई हिस्ट्री लिखना शुरू कर दो, क्योंकि किताबें नहीं लिखोगे अपने हिस्ट्री के बारे में, कल आप नहीं रहेंगे तो आपकी तारीख भी नहीं रहेगी। तो आप लिखना शुरू कर दो, ताकि आपके साथ आपका तारीख भी फिर जिंदा रहे। ठीक है। मेरा पांचवा आर्गुमेंट है कि कल्चरल आर्किटेक्चर बढ़ने लगा। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर बढ़ने लगा। हाँ, वो मुझसे किसी ने पूछा कि मुगल और मुसलमानों की जो हुकूमत थी इंडिया में वो क्यों गिरी। मैंने कहा वो जो थे ना, अपनी महबूबात के लिए किले बना रहे थे। ओ खुदा के बंदो, ठीक है, मोहब्बत मोहब्बत तो होती है बीवी से, लेकिन इसका हर मतलब ये नहीं है कि अवाम का पैसा उठा के आपको भाई किले शिल्ले बनाना शुरू कर दो, ताजमहल बनना शुरू हो गया, लाल किला बनना शुरू हो गया। शाहजहां साहब ने अपनी नूर जहां के लिए क्या क्या नहीं किया, अकबर साहब ने क्या क्या नहीं किया। औरंगजेब सब थोड़े अच्छे थे, बादशाही मस्जिद बना के गए। एनी हाँ, आर्किटेक्चर बड़ा। मसलन कैसे? अकबर ने दो किले बनाए, दो फोर्ट्रेसेस बनाए। मैडम, मैडम आसमा, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, अकबर ने दो फोर्ट्रेसेस बनाए। भाई मोहब्बत थी। चलो, इसने तो खैर आगरा में बनाया, एक लाहौर में बनाया, लेकिन जो शाहजहां साहब थे ना, ये बड़े रंगीन मिजाज थे। शाहजहां साहब ने बोला कि नूरजहां, आपके लिए मैं बना के देता हूं ताजमहल। वाह वाह, क्या बात है। लाल किला भी बनाया। फिर पेंटिंग्स का भी भाई, पेंटिंग का भी शौक रखते थे। पेंटिंग का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था सब कॉन्टिनेंट में, अब कॉन्सेप्ट आ गया। अकबर साहब ने क्या किया था कि इंपीरियल स्कूल ऑफ पेंटिंग बनाया था, जहां पे प्रॉपर पेंटर्स को क्या करते थे, ट्रेन करते थे। इंपीरियल स्कूल ऑफ, और मजे की चीज ये है कि जहांगीर जो थे उसको प्रिंस ऑफ पेंटर्स बोला जाता था। जहांगीर साहब को प्रिंस ऑफ पेंटर्स भी बोला जाता था, प्रिंस ऑफ पेंटर्स। पहले सब कॉन्टिनेंट में पेंटिंग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये अरब से लेकर आए थे। सर नमाज ब्रेक प्लीज, आवाज डिस्टॉर्ट हो गई। मैडम अफशान साहब, क्या नाम है यार, नमाज, ये अलीना को नमाज पढ़ने का बड़ा शौक है। मैडम, मेरी बात सुने।
6 बजे क्लास खत्म होगा, और नमाज आपकी ना 7 बजे तक हो सकती है। आपके पास स्टिल 1 घंटा होगा नमाज पढ़ने का। भाई मेरे लेक्चर में तो कोई ब्रेक नहीं होती, मैंने तो कभी किसी को ब्रेक नहीं दिया आज तक। अच्छा, आप लोग बोर हो गए हो? मुझे बता दो, आप लोग बोर हो चुके हो लेक्चर में? कौन कौन बोर हुआ है? चलो, जो बोर हुआ मुझे बता दे जरा। बस 5 मिनट दे दे, 5 मिनट के बाद हम ब्रेक करते हैं। ठीक है? 5 मिनट दे दे, उसके बाद हम ब्रेक देते हैं। ओ खुदा के बंदे यार, ये जो लड़कियां बोल रही है ना, इन्होंने कौन सा मस्जिद जाना है यार? और मुझे पता है ये घर में भी नमाज नहीं पढ़ती होंगी, अभी जाके चाय बनाएगी अपने लिए। मुझे पता है, इनके नखरे ही खत्म नहीं होते। अब उनको मैं क्या बोलूं? अच्छा चुप करो, सब चुप करो। शाबाश, तेरे की बात मुझे बड़ी पसंद आ गई सर। .7। होशियार है ना, बस समझती है चीज। अच्छा, .7। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल्स उन्होंने बनाए प्रॉपर, और हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट की जाती थी। वो ऐसा हुआ था हमारे गांव में, एक दफा ना फ्री कैंप लगा था, डॉक्टर साहिबान आए थे, फ्री कैंप लगा। अच्छा, हमारे मोहल्ले में ना एक औरत है, तो वो बहुत सारी दवाइयों के साथ आ गई मेरे हमारे घर में के। उनका रास्ता हमारे घर से होता था, तो घर में आ गई, तो बहुत सारे मेडिसिन थे ना उनके पास। मैंने कहा, आंटी इतने ज्यादा मेडिसिन, आप तो बीमार भी नहीं है? कितने हॉस्पिटल गई थी? मैं कहा, आप तो बीमार भी नहीं है? पता कैसे क्या बोलती है कि कैंप कभी कभी लगता है, फ्री की दवाई है। तो मैंने जाके उधर डॉक्टर साहब से बोला कि मेरे सर पे भी दर्द है, मेरे पेट पे भी दर्द है, मेरे आंखों में भी दर्द होता है, मेरे पैरों में भी दर्द होता है, और मैदे में तो बहुत ज्यादा दर्द है। तो सारी दवाइयां मैंने जमा कर ली है, अब मेरे पास रहेंगी, मेरे घर में जो जो बीमार होगा मैं उसको दूंगी। मैंने कहा, वाह, क्या कमाल का दिमाग! आपको तो ब्यूरोक्रेट होना चाहिए। मतलब, क्या बात है। एनी हाउ, फ्री ट्रीटमेंट। तो इसमें अब एग्जांपल लिखेंगे फिरोज शाह तगलुक का। फिरोज शाह तगलुक, भाई इसने एक अस्पताल बनाया था। उस अस्पताल का नाम था दीवानी शिफा। इसमें भाई फ्री ट्रीटमेंट की जाती थी। उसके अलावा आखिरी पॉइंट में लिखने लगा हूं, उसके बाद ब्रेक करते हैं। भाई सोशल डेवलपमेंट भी हुआ। कैसे? कास्ट सिस्टम को खत्म किया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, इक्वलिटी को इंश्योर कर दिया गया, ब्रदरहुड को इंश्योर कर दिया गया।
वुमेन राइट्स दिए गए। अच्छा, वुमेन राइट्स से याद आया, छोड़ो, नहीं बोलता। इक्वलिटी, नबी इस्लाम ने क्या फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी, अजमी को अरबी, काले को गोरे, गोरे को काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। ब्रदरहुड में अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुस्लिम्स आर बट ब्रदर्स। वुमेन राइट्स के ऊपर तो मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन फिर ये है कि फिर आप लोग वैसे भी आसमान से नीचे नहीं आ रहे, और फिर तो और भी जो है ना आप। अच्छा, आपको मैं 10 मिनट ब्रेक दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि आगे हमारा काफी, अभी लेक्चर, काफी चीजें बाकी है। अ, वो इस्लामिक स्टडीज की क्लास में अपने बैठना होगा फिर। तो आपका अभी हो रहा है 5:16। 5:25 को हमारी क्लास होगी, 5:25 को क्लास शुरू होगी। एक बंदा 1 मिनट के लिए भी लेट हुआ तो उससे लेक्चर गया, ठीक है। ओके, सी यू एट 5:25।
ओके, आगे आप लोग। हम्म। मैं लेट नहीं हूँ मैडम, मैं इधर ही हूँ। आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दें जिसमें सारे ऐड हो, ताकि मैं कोई कंटेंट कंटेंट शेयर करूँ, नोट्स वगैरह शेयर करूँ तो उधर ही शेयर करूँ फिर। मेरा ग्रुप, मेरा, जिसमें मैं हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अभी आपको मजा आएगा कि किस तरह मुस्लिम फाल हुआ है, क्या करतूतें की उन लोगों ने जिससे इनका फाल हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, कर दो नताशा, कर दो। अच्छा चलिए, आप बढ़ते फॉल ऑफ मुस्लिम रोल इन द सब कॉन्टिनेंट। फॉल ऑफ मुस्लिम रोल इन द सब कॉन्टिनेंट। पहला आर्गुमेंट है मेरा, ये कुछ पॉलिटिकल काजिज थे। या इससे पहले आप इस तरह करें कि कोई एक किताब का रेफरेंस दे दे कि आयच कुरैशी साहब ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है, उस किताब का नाम है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सर ये नाम पूरा बता दें। कौन बोल रहा है? सर मैं लाइब्रेरी में कह रही हूँ, ये नाम पूरा बता दें जो बुक से ऊपर लिखा है आपने, किसने राइट किया है ये बुक। हाय 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 मैडम, IH कुरैशी। क्या नाम है? IH कुरैशी नाम है। जी ठीक है। इश्तियाक हुसैन कुरैशी। मैडम आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप IH कुरैशी लिखिए। ठीक है सर। क्या करो, मस्तूरात है, कुछ बोल भी नहीं सकते। इधर देखो, छोड़ो। ये कहता है कि जब से औरंगजेब की डेथ हो गई ना, औरंगजेब बादशाह थे मुगल के, जब उसकी डेथ हो गई ना, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर।
beginning of the decline of Mughal Empire, या decline of Muslim rule in the subcontinent। बस ये स्टार्ट था डिक्लाइन का, और ये फिर फाइनली 1526 को बना था, और 1857 को ये इसका फाल हो गया। ये जरा एक आप उसमें लिख सकते हो अपने स्टार्ट में किताब का रेफरेंस। अच्छा, मेरा इसमें जो मेरा पहला आर्गुमेंट है वो पॉलिटिकल इसके काजिज थे। डिक्लाइन के पॉलिटिकल काजिज में पहला आर्गुमेंट मेरा होगा वास्टनेस ऑफ एम्पायर। वास्टनेस ऑफ एम्पायर, कि एम्पायर बहुत बड़ा था, संभाला नहीं जा रहा था। कैसे? गौर से सुनिएगा। जो मुगल एम्पायर था, ये भाई अकबर के दौर में ये बड़ा स्प्रेड हुआ, बड़ा वास्ट हो गया, बहुत स्प्रेड हुआ, मतलब साइज में बहुत बढ़ गया। फिर उसके बाद जब औरंगजेब आया, तो औरंगजेब ने क्या किया कि साउथ इंडिया को भी फतह कर लिया। तो ये और भी ग्रो कर गया साइज में। और ये इतना बड़ा वास्ट हुआ कि it became too difficult to govern, too difficult to govern by the center। इतना बढ़ गया कि सेंटर के लिए उसको गवर्नेंस करना मुश्किल हो गया। और आपको पता है कि जिस मुल्क में गवर्नेंस ना हो वहां पे अनार्की आती है, डिसमेंटल हो जाता है। गवर्नेंस होगी तो मुल्क आपका चलेगा। और इतना बड़ा मुल्क होने की वजह से कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हुआ। और आखिरकार अपने साइज की बड़े होने की वजह से ये फाल कर गया। जैसे कि द कंसाइज अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक किताब है, वो किताब M.R. काज़मी ने लिखी है। वो लिखता है अपनी किताब में कि द एम्पायर therefore comma therefore begins to sink under its own weight। अपने ही वजन की वजह से ये डूबना शुरू हो गया। यार ग्रुप बनाने में क्या है, लेकिन वहां पे ग्रुप बनाओ, इसका लिंक यहाँ पे शेयर करो, सब ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है? इसमें क्या डिबेट है, और इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि इस पे इतना आप लोगों ने मशवरे करना शुरू कर दिया कि ग्रुप ऐसा होगा, ग्रुप ऐसा होगा। वो पश्तो में बोलते हैं ना कि ज्यादा ज्यादा औरतों का जो घर है ना बर्बाद हो जाता है, और ज्यादा औरतें जब सालन बनाती है उसका ये बेड़ा गर्क कर देती है।
यहीं पे शेयर कर दे, लिंक यहीं पे शेयर कर दे, चैट में शेयर कर दे, ठीक है। इतना बड़ा कोई पाकिस्तान कश्मीर का मसला आप लोगों ने बना लिया है। अब मैं अपना कांटेक्ट नंबर इधर तो शेयर नहीं कर सकता ना, 75 बच्चे। अच्छा, बस चुप करो, छोड़ दो ग्रुप शुप को, एंड में बना देना, बस चुप करो आप, फोकस करो क्लास पे। जो जरूरी चीज है उस पर आपको ध्यान नहीं है। वॉर ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल नताशा क्वीन है, नताशा की बेटी उड़ती है और नताशा को मारती है, खुद वो क्वीन बन जाती है। या अवैस किंग है, उसका बेटा उठ के या बाई उठ के उसको मार के खुद किंग बन जाता है। तो इसी तरह वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गए। द प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड, कि इसके बाद बादशाह कौन बनेगा। वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गई। मसलन कैसे, बेटों ने रिवोल्ट किया, बेटों ने क्या किया, रिवोल्ट किया अपने फादर्स के अगेंस्ट। जहांगीर जो था, इन्होंने अपने बाप अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, उसकी बादशाहत नहीं मानता था। फिर शाहजहां जो था, वो जहांगीर के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया, जो उनका अब्बा था, उनकी बादशाहत नहीं मानता था। और मजे की चीज, औरंगजेब साहब ने औरंगजेब साहब ने अपने भाइयों को कत्ल किया, ब्रदर्स, ही किल्ड हिज ब्रदर्स टू बिकम किंग। तो ये, वो कहते हैं ना कि होती अगर खून के रिश्तों में वफा, होती अगर खून के रिश्तों में वफा, तो यूसुफ ना बिकता मिस्र के बाजारों में। तो खून के रिश्ते जो थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तो जब आप एक दूसरे के खिलाफ होते हो अपने घर में, तो बात कैसे चलेगी। आप तूफान होगा, तूफान मुस्लिम्स का शुरू होगी। उसके बाद मेरा तीसरा आर्गुमेंट है, इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। आपको पता है, मुगल में जो फर्स्ट 6 एम्परर्स थे ना, अकबर से लेकर, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, ये बड़े ग्रेट मुगल्स माने जाते हैं। उनको बोलते हैं ग्रेट मुगल्स। उन्होंने बड़े अच्छे से संभाला अपने एम्परर लीडरशिप को, अपने मुल्क को।
लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो बादशाहत आई, बड़ी वीक एंड वर्थलेस थी। वीक एंड वर्थलेस, कोई उनका वर्थ नहीं था। क्योंकि औरंगजेब जो था, उसका बेटा, उसका नाम था बहादुर शाह। उसने अपने भाइयों को मारा और किंग बना। और 5 साल बाद इनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद इसका बेटा था बहादुर शाह का, उसका नाम था जहांगीर शाह। अब जहांगीर शाह ने क्या किया भाई, इसने अपने 3 भाइयों को मारा, 3 भाइयों को, और ये भी तख्त नशीन हुआ। 3 भाइयों, 3 ब्रदर्स, और ये किंग बना। लेकिन जहांगीर शाह को इसके नेफ्यू ने मारा। उस नेफ्यू का नाम था फर्रुख सियार। और इसी तरह ये चलता रहा। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक एग्जांपल याद रखो, काफी है। एक एग्जांपल याद रखो कि भाई जहांगीर शाह ने अपने भाइयों को मारा था और तख्त नशीन हुआ था, और इस तरह ये कंटिन्यू था, ये चीज बस काफी है। इतने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जहां पे पॉलिटिकल कासिस थे, वहां पे इकोनॉमिक कासिस भी थे। जहां पॉलिटिकल कासिस थे, वहां पे इकोनॉमिक कासिस भी थे। पहला इकोनॉमिक कास, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी। इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी क्या है? एनीबडी इन द क्लास हु कैन define or explain this term? फर्रुख सियार, FARUKHSIYYAR, फर्रुख सियार मुड़शे। सर आपने इंटेलेक्चुअल के आगे क्या लिखा हुआ है? जी बोले, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, बैंक रप्सी। इसका मतलब मैडम ये होता है कि एक बंदा इंटेलेक्चुअली करप्ट हो जाए, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन आ जाए। कैसे, किस तरह इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन आया था? जरा समझे इस बात को। जिन दिनों मुगल रोल कर रहे थे, 17th 18th सेंचुरी में, पीक पे था मुगल, पीक। मुगल क्या थे? पीक पे थे। उन सेम डेज में यूरोप में क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट था, यूनिवर्सिटीज बन रहे थे। लेकिन मुगल ने बजाय ये कि वो सब कॉन्टिनेंट में इंडस्ट्रीज इंस्टॉल करते, बजाय ये कि वो
सब कॉन्टिनेंट में यूनिवर्सिटीज बनाते, वो तो अपने महबूबात के लिए ताजमहल बना रहे हैं। They did not pay attention to these developments in यूरोप, हालांकि बहुत पैसा था। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। किसी ने ये नहीं बोला कि हर नाकाम मर्द के पीछे भी किसी ना किसी महिला का हाथ होता है। एनी हाउ, दूसरा आर्गुमेंट, एग्जैक्टली मोरल डिक्लाइन लिख सकते हो, और सोशल में लिखेंगे। ट्रस्ट डेफिसिट या dissatisfaction of peasantry, dissatisfaction of peasantry एंड पीपल, किसानों और लोगों का हुकूमत पे भरोसा उठना। कैसे? मुगल के जो किंग्स थे उन्होंने टैक्स लगाया, और टैक्स भी बड़ा हेवी टैक्स लगाया लोगों पर, किसानों पर, क्योंकि लोगों का और किसानों का एम्पेरर्स पर ट्रस्ट नहीं था, और ट्रस्ट का होना बड़ा जरूरी है। ट्रस्ट डिफिसिट जब पैदा होता है तो एक मुल्क का खात्मा होता है। फिर कि हम टैक्स क्यों दे, और भी इतना हैवी टैक्स। जब टैक्स नहीं पे कर रहे थे peasantry एंड पीपल, तो आपका मुल्क तो चलता टैक्सेस के ऊपर है। तो यू हैव टू फॉल देन, आपने तो फिर गिरना है, क्योंकि आपका पूरा मुल्क टैक्स पे चलता है, और किसान और लोग टैक्स देते नहीं थे, बड़ा हेवी टैक्स रखा था। उसके बाद सोशल इश्यूज भी थे। सोशल इश्यूज में जो मेरा पहला आर्गुमेंट होगा वो होगा सेक्टेरियन राइज ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस। ठीक है, या इस तरह लिखो कि जो चलो इसको मैं इनमें मैं रिलीजियस में लिख लूंगा, हटा लो इसको, या हम रिलीजियस में लिखते, डिक्लाइन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबिलिटी लिखे, डिक्लाइन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबिलिटी। आप लोगों ने कभी नाम सुना है मीर जाफर, मीर सादिक का? इमरान खान बोलते हैं ना कि मीर जाफर, मीर सादिक, अब मीर जाफर है, अब मीर सादिक है, बोलते हैं। लेकिन मजाल है किसी को पता हो कि ये कौन है? अब सुनो, आज मैं आपका जरा दिमाग के फ्यूज उड़ाता हूं कि ये कौन थे। सबसे पहले बात करते हैं मीर सादिक की। गौर से सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा।
मीर जाफर, सॉरी, मीर जाफर की बात करते हैं, मीर जाफर की बात करते हैं, मीर सादिक की बात नहीं। मीर जाफर एक सोल्जर था। किसके आर्मी में? बंगाल के आर्मी में। सोल्जर था बंगाल की आर्मी में। अब हुआ क्या? उस वक्त बंगाल, अली वर्दी साहब उनके नवाब थे। किसके? बंगाल के। लेकिन जो मीर जाफर था, उसने अली वर्दी का ट्रस्ट जीता कि मैं बड़ा अच्छा सोल्जर हूं। तो अली वर्दी साहब ने इसको अपनी नीस निकाह में दे दी और मीर जाफर को कमांडर बना दिया। अब जो मीर जाफर था, ये तो ट्रेटर था, गद्दार था। उन्होंने ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया कि आप लोग आ जाओ, बादशाह मैं बनूंगा और आपके इशारों पे नाचूंगा। इस बात का पता चला अली वर्दी साहब। लेकिन मीर जाफर की किस्मत अच्छी थी कि भाई ये बंदा अली वर्दी साहब बीमार हो गया। अब अली वर्दी साहब ये सोच रहे थे कि जब मैं ठीक होऊंगा तो फिर मैं जरा देखूंगा मीर जाफर को। लेकिन वो बच नहीं सका और वो मर गया। उसके मरने के बाद अली वर्दी का भतीजा था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो मीर जाफर ने क्या किया कि ब्रिटिश को बोल दिया कि आप आ जाओ, अटैक करो और मैं आपका साथ दूंगा। ब्रिटिश ने आके अटैक किया सिराजुद्दौला के ऊपर और इसको हेल्प किया मीर जाफर ने। 50,000 की आर्मी थी सिराजुद्दौला की और ब्रिटिश की आर्मी सिर्फ 3,000 थी। लेकिन जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला को हुआ शिकस्त और उनको मार दिया गया। इस शिकस्त के बाद ब्रिटिश ने क्या किया, मीर जाफर को नवाब मुकर्रर कर दिया और ये कठपुतली बन गई। किसकी? ब्रिटिश की। और ये बात है 1757 की। अब इसका एक नवासा था जो बाद में आके पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना, सिकंदर मिर्जा। और ये वो बंदा है जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया प्रेसिडेंट बनने के बाद। एक ग्रैंडसन है जाफर का। जो खून होता है ना वो सेम होता है। इस बंदे ने पाकिस्तान में 1958 में असम्बलियां डिसॉल्व की, आईन तोड़ा और मार्शल लॉ लगाया। और अयूब खान को उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। ये वो इंसान है। एनी हाउ, मीर सादिक की तरफ आते हैं। मीर सादिक कौन था? मीर सादिक टीपू सुल्तान के फौज में, टीपू सुल्तान के हुकूमत में ये मिनिस्टर था। और इसने क्या किया कि फोर्थ एंग्लो मैसूर
वार में गद्दारी की टीपू सुल्तान के साथ और ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। और ये बात है 1799 की। अब हम पढ़ते हैं रिलीजियस काजेस को, कि रिलीजियस काजेस क्या। तो टाइम लेट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला काज, ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया, बड़ी ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी बनाई, ठीक है। औरंगजेब से पहले एक बादशाह था, अकबर। अकबर की पॉलिसीज बड़ी सेकुलर थी। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी बनाई। कैसे? उन्होंने हिंदू के टेम्पल को गिराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हिंदूज जो थे वो औरंगजेब और मुगल के खिलाफ हो गए और लड़ना शुरू कर दिया मुगल के साथ और औरंगजेब के साथ। क्योंकि भाई आप किसी के टेम आप किसी कोई मुसलमान का मस्जिद गिराएगा तो मुसलमानों से छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। दूसरा, सेक्टेरियन रिफ्ट्स। मुसलमानों के अंदर दो बड़े सेक्ट पाए जाते हैं, आपको पता है। एक शिया है, एक सुन्नी है। माशाल्लाह से कुछ सुन्नी बोलते हैं कि शिया काफिर है, कुछ शिया बोलते हैं कि सुन्नी काफिर। सारे नहीं, कुछ कुछ बोलते हैं। दोनों मुसलमान हैं। इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए। मतलब ये है कि इंटरनल डिमेज शुरू हो गया दीन को लेकर। इंटरनल डैमेज मुसलमानों में, शिया और सुन्नी के बीच। इसने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को। यार मीर जाफिर मीर सादिक की बात की मैंने, क्या हो गया है? अकबर सर औरंगजेब की बात की मैंने। सर ये नहीं, ये जो आपने रेड से लिखा हुआ है ना, ये, हाँ, ये वाला नाम, कौन सा इसको वाला? दोबारा, ये रेड से जो दूसरी हेडिंग दी है इसको रिपीट कर दें नेम। सेक्टेरियन रिफ्ट्स। सर इसकी स्पेलिंग क्लियर कर दें। RIFT, रिफ्ट्स। सेक्टेरियन, SECTARIAN। माशाल्लाह। वो हम आगे। पेपर शिया सुन्नी, जी आ गई है। वो हम स्कूल में जब पेपर लिखते थे ना, हमारे पीछे एक नालायक बैठा होता था। तो कहता था कि भाई भाई वो बताओ ना। मैं बोलता था सेक्टेरियन। वो स्पेलिंग बता, स्पेलिंग बता। मैं चमाट लगा दूं आपको मुंह के नीचे, स्पेलिंग बता। वो बच्चा है, वो तू तू पूछ रहा है स्पेलिंग भी बता दूं। मैं क्या करता था फिर, मैं ऊंची ऊंची आवाज में SEC बोलता था, ताकि टीचर हमें देख सके और हमें अलग कर सके। बस ये एक हमारे पास सोल्यूशन होता था। स्पेलिंग भी पूछता है, मतलब। पॉलिसीज उनकी ये थी कि बड़े ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज थी। वन ऑफ द पॉलिसीज इज दैट कि उन्होंने टेम्पल गिरा दिए हिंदूज के, जिसकी वजह से हिंदू जो थे वो उसके अगेंस्ट हो गए।
ये ग्रुप जिसने भी बनाया है, मेरा नंबर उसमें ऐड कर ले। आपको मेरे पास नंबर किधर से है जो आपने किया है? ओ माय गॉड। ओके। अब जरा रिलीजियस पॉलिसीज को पढ़ते हैं, सॉरी मिलिट्री काजेस को पढ़ते हैं कि मिलिट्री क्या काजेस थे, फिर खत्म हो जाएगा लेक्चर, ठीक है? बस एक दो काजेस है। इनसफिशिएंट आर्मी, इनसफिशिएंट आर्मी थी हमारे पास मुस्लिम्स के साथ। क्यों इनसफिशिएंट आर्मी? इसलिए थी कि मुसलमानों के पास इतने पैसे नहीं थे कि भाई वो लेक ऑफ फाइनेंसिस, कि वो आर्मी मेंटेन कर सके। प्लस वेपन्स नहीं थे, एडवांस वेपन्स नहीं थे, एडवांस वेपन्स नहीं थे, ठीक है? उसके बाद सिविल वॉर, गवर्नमेंट और लोगों के बीच जंगें शुरू हो गई। जैसे कि मसलन राजपूत और मरहटा, ये दोनों ने क्या किया, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। अपनी हुकूमत में आपके अगेंस्ट जब लड़ना शुरू कर देते हो तो आप बहुत वीक हो जाते हो, और जो बाहर से आपको कोई हमला करेगा तो आप खत्म हो जाते हो। तो अंदर से बहुत वीक हो गए, और 1857 में अंग्रेजों ने आप पे अटैक कर लिया और आपके हुकूमत का खात्मा कर दिया, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत वीक हो चुके थे। शिवाना माइक ऑन करके पूछो, क्या पूछना है आपसे? शाबाश, क्या रिपीट कर दो? सर सिविल वॉर रिपीट कर दी, इसकी समझ नहीं आई। सिविल वॉर ये था, मैं समझाता हूँ। सिविल वॉर ओ, कहते किस चीज को, पहले इसको समझो। अब पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान के लोग उठ जाए और हुकूमत के खिलाफ लड़ना शुरू कर दे, इसको बोलते सिविल वॉर। समझ आई? अब जी सब कॉन्टिनेंट में लोग कौन थे? मरहटास थे, राजपूत थे, हिंदूस थे, मुस्लिम्स थे। तो हिंदू में राजपूत और मरहटास, ये तो मुसलमानों के अंडर थे ना, मुस्लिम किंगडम के अंडर थे। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, मतलब अपनी हुकूमत के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा सब कॉन्टिनेंट या इंडिया बहुत कमजोर पड़ गया, और बाहर से ब्रिटिश ने आके अटैक कर दिया और खात्मा कर दिया मुसलमानों की हुकूमत का 1857 में। इनसफिशिएंट आर्मी का मतलब ये है कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं थे, पैसे नहीं थे। जब पैसे नहीं थे तो हम तनख्वाहें नहीं दे सकते थे अपनी आर्मी को। जब तनख्वाहें नहीं दे सकते थे, प्लस हमारे पास वेपन्स नहीं थे कि हम वेपन्स खरीदते मॉडर्न और ब्रिटिश का मुकाबला करते, उन्होंने आके हमें डिफीट कर दिया। समझ आई? जी सर, आ गई, थैंक यू सो मच। ईस्ट इंडिया कंपनी बैक्ड बाय ब्रिटिश, ठीक है? लेक्चर का मजा आया? ऑनेस्ट रिव्यू दो, शाबाश। अब मुझे फॉलो कर लिया इंस्टाग्राम पे?
गाइस, जिसने भी ग्रुप बनाया ना व्हाट्सएप पे, इस पे मेरा नंबर नहीं आ रहा, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। जो जिसने अगर ये बनाया तो मुझे बता दे, मैं उनसे पर्सनल कांटेक्ट कर लेती हूँ, फिर अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगी। ये मैडम की अर्जी सुनी जाए। बड़ी देर से खामोश थी, अब बोलने लगी है। इससे मुझे एक शेर याद आ गया कि तनकीद ना तकरार बड़ी देर से चुप है, अजब है मेरे यार बड़ी देर से चुप है। गूंगों को तकल्लम के मौाक़े है मयस्सर, और हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं। सर मुझे लगा एंड तक हो जाएगा ग्रुप ज्वाइन, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। अच्छा, कर लो मैडम का हेल्प यार। ये मैंने ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश की है, नहीं हो रहा मुझसे ज्वाइन। अपना नंबर उसको भेज दे, फजीला को ऐड कर लेगा। मैं 88 बैच से हूँ। या खुदाया। सर फिर नंबर गमुने दिया उजैम। अच्छा, मैंने किसने बोला कि मैं स्वाद से हूँ? आपको किसने बोला कि मैं स्वाद से हूँ? आप किधर से? आप मुझे बोला कि आप किधर से? फजीला, मैं आपको अपना नंबर कहाँ पर दूँ? मैडम, ऐसे कागज पे लिखो ना, ऐसे उसको शुफ करो, हवा में उसके पास पहुंच जाएगा। तो इधर भेज दो ना। नहीं, मैं स्वाद से नहीं हूँ। आई बिलोंग टू शांगला। मैं शांगला से हूँ। और शांगला एक डिस्ट्रिक्ट है, ये स्वात के साथ लगा हुआ है। पहले स्वात और शांगला एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, बट अब अलग अलग हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम स्वात वाले नहीं हैं, हम शांगले वाले हैं। और जो स्वात वाले यहाँ पे बैठे हैं वो ऑफेंड मत होना, बट रियलिटी यही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्वात से नहीं हूँ। आई एम ब्लेस्ड कि मैं शांगला के पहाड़ों से हूँ। नहीं नहीं मैडम, क्लास खत्म नहीं हुआ। अब हम एक देग मंगवाएंगे, साथ में कोक भी आएगा, चावल आएंगे, साथ मिलकर खाएंगे। मतलब क्या बोलूं मैं यार। सर आपने क्लास लीव का नहीं बोला था ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। क्या क्या क्लास एंड में तुम लीव कर सकते हैं? अच्छा। जी नूरा, नूरा गुस्से में हो गई स्वात वाली। लेकिन मेरा जो कोक पिलाने का वो है ना, मेरा इंस्टाग्राम, हाँ मेरा इंस्टाग्राम है, एक मिनट बताता हूँ। फैसल जिहान CSSPMS, फैसल जिहान _CSSPMS। अच्छा, उधर मैंने पेपर एक शेयर किए हुए, अपने एक दो पेपर शेयर किए, वो जरूर देखना है, ठीक है? वो पेपर्स मैंने शेयर किया ना कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, वो जरूर देखनी है, ठीक है? वो जरूर देखनी है।
फैसल जिहान _CSS_PMS। मैं लिख देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं नहीं, अंडरस्कोर करना है ना, जो CSS और PMS के बीच में जो आपने अंडरस्कोर किया है ना, ये वाला करना है। फिर गलत लिखा, फैसल जिहान _CSS। ओ भाई, CSS और PMS के बीच में अंडरस्कोर है। हाँ ये सही लिखा, वर्दा ने सही लिखा, वर्दा शहजादी ने ठीक लिखा, वर्दा ने ठीक लिखा। चले, कोशिश करें कि क्लास मिस ना करें, ठीक है। क्योंकि मेरे क्लासेस आप अगर पूरे लेंगे तो इंडोपाक वाले किधर है, जरा सामने आ जाए। इंडोपाक वाले किधर है, इंडोपाक वाले, वो सामने आ जाए। इंडोपाक वाले 3 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे यहीं से, 3 क्वेश्चंस आपके पेपर की यहीं से हो जाएंगे प्री पार्टीशन से, जो इंडोपाक वाले हैं, ठीक है। और आपके पॉलिटिकल साइंस के 2 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे यहाँ से, प्री पार्टीशन से। और आपके इस्लामिक स्टडीज का एक क्वेश्चन भी हो जाएगा प्री पार्टीशन से। कौन से स्लाइड्स मैडम, कौन से स्लाइड्स, ये वाले जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं? मैडम इसको मैं कैसे आपको भेजूं, मुझे जरा बताओ। आप इनसे स्क्रीनशॉट ले लेते। मैडम आपने मुझे फॉलो कर लिया, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका जिंदगी भर जो है ना एहसानमंद रहूंगा। आपने बहुत बड़ा काम किया है, और ये मेरी जिंदगी का पता नहीं कौन सा दिन है जो आपने मुझे फॉलो कर लिया। बस हो गया ना। सही नमूने मेरे क्लास में इस दफा है, सही नमूने। बोर नहीं, मेरा दिमाग खराब कर, बोर नहीं होने दे। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लेते तो आपको लिए मसला आसानी ना। एक काम के, आज के बाद जब मैं लेक्चर दूंगा ना, तो साथ में स्क्रीनशॉट लिया करें, ठीक है। और वो फिर आप ग्रुप में शेयर करेंगे। सर आप नहीं बोलेंगी हम। नहीं मैडम आप बोला करें। चले, लेक्चर एंड हो गया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर से आने से पहले आप लोगों ने ये सारे जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, आपने ये इसको रिवाइज करके आना है, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं फिर, ठीक है। रश्मन, अगर आपने मुझे आंसर नहीं किया, अब्दुल बासित, नाइमा, यूसुफ, सबको बोल रहा हूँ, जवीरिया शहजादी, माही तबान, महविश मलिक, तैयबा नूर, आमना बीबी, जो भी जितने भी हो क्लास में, तो फिर आपने रिवाइज नहीं किया, अब मैंने क्वेश्चन पूछा आपको नहीं आ रहा था, फिर जो आपकी क्लास होगी ना, उसके लिए तैयार रहना। चले, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। ये क्या हो गया, 1 मिनट। तो वैसे समझ तो सबको आया है ना, कोई मसला तो नहीं हुआ किसी को? खुशबू,
इंशायरा, इंशायरा का क्या मीनिंग है? हन्नान, किंजा, जाला। वो किधर गई वो? क्या नाम है? क्या नाम था वो जो बहुत बोलती थी? लाइबा नाम था, क्या नाम था? किधर गई वो, समझ आया? नहीं मुकद्दस, आपके लिए बिरयानी आ रही है, आप जरा वेट करें। इंस्टाग्राम नहीं मिल रहा तो आप दोबारा ट्राई करें, मिल जाएगा। चलिए, ओके। अल्लाह हाफिज।